नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम थोड़े से अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड है। आज शुक्रवार का दिन है। हम कोशिश करते हैं कि शुक्रवार को एक ऐसे विषय पर बात हो जो राजनीति से अलग हट करो, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो। आज संयोग से हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अतिथि को आज हमने अपना चैनल पर बुलाया है जो देश भर में भारतीय संस्कृति साहित्य के लिए काम कर रहे हैं और विरासत नाम से वो संस्था चलाते हैं। राजीव सिंह उनका नाम है। और बता दें कि जलसा एक कार्यक्रम होता है जो वो देश भर में करने का सोच रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मैं स्टूडियो में बैठे हमारे साथियों का परिचय करवा दूं आपसे। चर्चा शुरू करने के पहले बता दें कि राजेश बादल जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के शुरू हुए, लेकिन वो देश भर में जाने जाते हैं। राज्यसभा टीवी चैनल जो था उसमें उन्होंने वर्षों काम किया है और देश की विभूतियों का उन्होंने साक्षात्कार किया और लंबे समय तक उन्होंने देश की खबरों पर भी काम किया है। आपको बता दें कि इस चर्चा की वजह भी यह है कि 1991 में जब पूरी दुनिया उदारवाद की तरफ बढ़ रही थी, तब भारत में भी 91 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारवाद शुरू हुआ। आर्थिक उदारीकरण के चलते पूंजीवाद ने जड़ जमाई और समाजवाद एक तरह से रुखसत हुआ। और उसके चलते मीडिया से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, हर तरफ चौतरफा विदेशी आक्रमण का हम कह सकते हैं। मैं आक्रमण शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमने मुगलों के आक्रमणों को झेला लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं बदली। हमने अंग्रेजों की गुलामी को भी झेला लेकिन हम अंग्रेजियत पर नहीं गए, भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। लेकिन उदारीकरण के बाद जैसे ही इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए जब संस्कृति पर हमला हुआ तो हम कह सकते हैं कि उस आसमानी हमले ने भारतीय संस्कृति को हिलाकर रख दिया। चर्चा की वजह भी यह है कि मेट्रो शहर छोड़ दीजिए, राज्यों की राजधानी छोड़ दीजिए, देश के छोटे छोटे गांव कस्बों में पश्चिमी सभ्यता का इतना जबरदस्त लोगों ने अनुकरण किया कि अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, इंटरनेट पर वो सब चीज़ें देख रहे हैं जिसको देखने में कभी बड़े बुजुर्ग भी डर जाया करते थे। मुझे अधूरा सा नाम याद आ रहा है, ब्यूटी एंड बोल्ड करके कोई सीरियल आया करता था टेलीविज़न पर। हिंदुस्तानी लोग उसको अपने ड्राइंग रूम में रात के समय चोरी छिपे देखा करते थे। लेकिन अब आज के ज़माने में जो हमला हुआ इंटरनेट से, वो ये है कि बच्चे वो सब देख रहे हैं जिसकी ममानियत हुआ करती थी देश में। और यही वजह है कि छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है और इसके साथ साथ आर्थिक विकृति भी जबरदस्त आई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से। मैंने लंबी भूमिका बनाई लेकिन ज़रूरी था क्योंकि पहली बार हम लोग फ्राइडे को, शुक्रवार को नया विषय ले रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी है। बादल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लेखक साथी हमारे अमिताभ बौदलिया जो गज़लों कविता के लिए जाने जाते हैं, इनकी कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ बादल जी, ये जो सारा मामला है किस ढंग से देखते हैं कि ये जो इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए आसमानी हमले भारतीय संस्कृति पर हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए और राजीव जी उसमें कितना काम कर रहे हैं, आपकी जुबानी। धन्यवाद राघवेंद्र जी। वैसे आपने अपनी भूमिका में बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में आज के दौर का जो हाल है उसको बयान किया है। मेरी नज़र में ये दौर एक ऐसा दौर है जो आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक नज़रिए से संक्रमण काल है। और संक्रमण काल जब है तो चिंता इस बात की बनती है कि जो भारत की संस्कृति 1000 साल में उस पर कोई असर नहीं हुआ और हमारा सामाजिक ताना बाना बिखरा नहीं, टूटा नहीं, चटका नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, उन सब पर इन परदेसी माध्यमों ने असर डाला है। और एक नई चुनौती के रूप में है कि आज सवाल बड़ा ये हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम क्या करें। हमारे देश में देखिए कितना, किसी भी देश को कुदरत ने ऐसा अनमोल खजाना नहीं बख्शा जैसा हमारे देश को बख्शा है। जैसे कि हम बात करते हैं ऊपर, अगर आप उत्तर में देखें तो हिमालय है, माउंटेन कल्चर है। पश्चिम में जाएं तो आप रेगिस्तान है, डेजर्ट कल्चर उसको बोलते हैं। नीचे आप दक्षिण में जाएं तो कोस्टल कल्चर है। बीच में मैदानी जो जंगल है जहाँ पर हमारा, वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, तो रिवर कल्चर भी हमारे यहाँ है। तो इस 4 तरह की संस्कृतियों का विविध संगम हमारे यहाँ इस देश में है। और अब
अफसोस की बात यह है कि अब इसी सांस्कृतिक क्षरण को रोकने के लिए प्रयास जो है जिस स्तर पे होने चाहिए, अभी उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि थोड़ा सा धीमी गति से हुई है। लेकिन जैसे आपने अभी राजीव जी का परिचय दिया, मैं बता सकता हूं कि राजीव जी ने भी इसी खतरे को महसूस करते हुए 25 बरस पहले ये इस संकट को सूंघा था, जाना था, और तब उन्हें लगा कि विरासत के जरिए देश भर की सांस्कृतिक जो समृद्ध हमारी जो परंपराएं हैं उनको उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा कि हम उनसे ही ये बात जानें। बिल्कुल। राजीव जी, एक तो हम आपका दोबारा इसलिए स्वागत करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप ये काम करने के इच्छुक हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार भी, मुझे लगता है कि जो आपकी सोच है उसी के आसपास उनकी भी सोच लगती है। तो आप भारतीय संस्कृति की रक्षा का जो बीड़ा उठाएं, अभियान शुरू कर रहे हैं, वो सफलता की तरफ जाइए, हमारी शुभकामनाएं। आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो आपने अभियान शुरू किया था 25 वर्ष पहले, आज उसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि 25 साल पहले से बहुत ज़्यादा है, और कह सकते हैं कि तब वो शैशव काल का संकट था, अब ये संकट बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आपके प्रयास और आपकी राय। बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि आज की जो इंटरनेट की दुनिया में ये संकट बहुत मिनी फोल्ड बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह जैसा आपने भूमिका में कहा है कि जो पहले लोग चोरी छुपे देखते थे वो सरेआम देखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा बात ये हो रही कि ये इंटरनेट दूर दूरस्थ इलाकों में पहुंच रहा है, और इसलिए जो हमारे कल्चरल एंगुलैरिटीज़ थी वो सब राउंडेड ऑफ हो रही है। थोड़ी सी माफ़ी के साथ वो लोग अब पार्लियामेंट में भी देखे पकड़े जाते हैं, विधानसभाओं में भी देखते हुए पकड़े जाते हैं। संकट वहाँ तक पहुँच गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो कल्चरल कोड्स जो हमारे हैं, जो एंगुलैरिटीज़ हैं, वो राउंडेड ऑफ हो रहे हैं, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को जो हमारी perhaps this is the only civilization जहाँ पे 5,000 year old continuous culture है, उस कल्चर के रिचनेस और वैरायटी, विविधता को, डाइवर्सिटी को हम लोगों को पहुँचाएं, के पास पहुँचाएं, और लोग उस एक फ़ख्र महसूस करें, एक गर्व महसूस करें कि ये वो चीज़ें हैं जिसने हमको फॉर 5,000 ईयर्स तक हमको महफूज रखा बाहरी सारे सांस्कृतिक आक्षेपों से और आक्रमण से, जिससे आप जिस शब्द का आपने यूज़ किया। लेकिन आज वो सारी दीवारें टूट रही हैं, बहुत सही आपने कहा, और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रैम्पर्ट्स खड़े करें। रैम्पर्ट्स खड़े करने की बात मैं जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि यू शुड शट ऑल योर विंडोज़, वो मैं कह रहा हूँ। यू मस्ट अलाउ द फ्रेश एयर टू कम, बट यू शुड नॉट बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट। और इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले अपनी संस्कृति के प्रति एक गर्व का भाव, एक ओनरशिप का भाव हमारे बच्चों में, हमारे नई पौध में ये हो। और यही उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने, जैसा जो बताया आपने, करीब 25 साल वर्ष पूर्व हम लोगों ने शुरू किया था कि हाई कल्चर को आम जनता तक सुगम सुबोध ढंग से हम पहुंचा सकें। क्योंकि मैं इस बात का बहुत खिलाफ हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसी फिल्में इसलिए बनाता हूँ कि लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। जी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि फ्रॉम डे वन देहरादून में जब इसकी शुरुआत हम लोगों ने की तो मुझे भी, हम लोगों को भी लगता था कि वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन जब अच्छी चीज़, जब 24 कैरेट गोल्ड आप देते हो, हर आदमी पसंद किया, और उस डे वन से सारे स्टूडेंट्स, लोकल लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो, जो कॉमनर्स थे वो, जो लेबरर्स थे वो, उन सबों ने आकर के उनको सुना और उनको आत्मसात किया। और ये इसको ही और हर साल दर साल ये बहुत लंबी लड़ाई है और चुनौती है, इसमें सब आप लोगों का बहुत योगदान की ज़रूरत है, और यही प्रयास चल रहा है। और इसको हम लोगों को जो कल्चरल कोड्स हैं उनको और हमको इम्यूनाइज करने की ज़रूरत है, विदाउट बीइंग फॉसिलाइजिंग इट। फॉसिलाइज नहीं करना है। लेकिन एक सवाल ये था, क्या देहरादून से बाहर देश की जो राजधानियां राज्यों की, वहां तक आप इसको लेकर जाना चाहते हैं, या देश के बाहर भी आप इस बारे में कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो देश के और राजधानियों में लेके जाना चाह रहे हैं हम, लेकिन हमारे साथ संसाधनों की बहुत कमी है, और इसकी वजह से मैं कोई ऐसा एम्बिशियस काम नहीं उठाना चाह रहा हूं जिसकी वजह से, जो कि ढंग से एग्जीक्यूट ना हो सके।
लेकिन ऑफकोर्स जैसा आपने महसूस किया है कि ये समस्या काफ़ी गंभीर है और इस पर और बड़े प्रयास होने की ज़रूरत है और बहुत सीरियस प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, यानी जनता भी हो, संस्थाएं भी हो और सरकारें भी साथ हो। बिल्कुल जी। मैं लौटूंगा आपके पास। अमिताभ जी, जो विषय है वो वाकई इतना गंभीर है कि 5000 साल पुरानी सभ्यता खतरे में है। इसलिए नहीं कि कोई हम कमजोर हैं, बल्कि जो हमले हो रहे हैं अब वो दिखने वाले कम हैं, वो आकाशीय हमले ज़्यादा हैं। जैसे बिजलियां गिरती है, अब भारतीय संस्कृति पर भी पश्चिमी संस्कृति की बिजलियां गिर रही है। अब सब जानते हैं कि बिजली गिरने से क्या होता है। आपकी राय, क्योंकि आप गज़ल भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, पटकथा और बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, तो सब कुछ है। हम कह सकते हैं कि अमिताभ में राजेश जी ऑल इन वन की भूमिका में है ये। तो उनकी राय ज़रूरी, क्योंकि वो समाज को बहुत निकट से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर अपनी कविता गज़लों में शामिल भी करते हैं। आपकी राय? आपका जो प्रयास है बहुत बेहतर है, क्योंकि संस्कृति और विरासत किसी भी देश की हो, भारत की हो या किसी की हो, उसको बचाना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजेस तो आते ही हैं। जैसे इंटरनेट को लेकर जो भी दोषारोपण हो रहे हैं कि इंटरनेट इस तरह से लोगों को बिगाड़ रहा है या संस्कृति को ख़राब कर रहा है, उसका परसेंटेज है, क्योंकि जितने तेज़ी से इंटरनेट की दुनिया डेवलप हुई है उतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से ये चीज़ें हैं कि मतलब पहले मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी कि कुछ लोगों के पास होता था। अब तो ये है कि अगर आपको डोर बेल भी बजाना है तो आप डोर बेल ना बजा के मोबाइल की रिंग मारते हैं कि अंदर कोई है या नहीं है। तो चीज़ें तो बदलती हैं, लेकिन ये भी सही है कि जो संस्कृति और जो विरासत की बात है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू भी लोगों को जानकारी लगती है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमको मालूम ही नहीं चलता कि यूक्रेन में किस तरह से चीज़ें इंडिया को लेकर, जैसे होली मनाई जाती थी, अभी जब हम उस तरह की न्यूज़ देख रहे थे वहाँ युद्ध की, तो मालूम चला कि वहाँ बड़े पैमाने पर होली मनाई जाती थी इंडियन कल्चर को लेकर, और या रूस में क्या भारत को लेकर चीज़ें होती हैं, या अमेरिका में किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही फैली हैं और वहाँ से लोगों को पता चलती है। हाँ, लेकिन ये सही है कि उसका दुरुपयोग भी बड़ा है। लेकिन चीज़ें जैसे जिस तरह से जो चीज़ें बदलती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना काल को लें कि पहले कहा जाता था कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, ये स्टिक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना आया उसके बाद ये कि बच्चों को मोबाइल देना ही है। तो किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। पहले अगर आप कहीं रास्ते में जाते थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी नकाब या कुछ तरह पहनते थे उसको निकाल देते या चालान कर देते। उसके बाद अगर आप वो पहन के नहीं जाएंगे मास्क तो चालान बनेगा। तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कल्चर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे गेम्स हैं जो जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे थौलिया वगैरह टाइप के जो खेले जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो पूरी स्टेमिना वाले गेम थे जिसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी थी। बाकी स्पोर्ट्स में भी है, लेकिन जो वो कल्चर से जुड़े हुए थे तो वो भी ख़त्म हो रहा है, तो उनके बचाने की ज़रूरत है। दूसरी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल कल्चर हो या बुंदेलखंड हो या कोई भी रीजन का हो, जैसे मामूलिया। अब जैसे चीज़ें जो हमने देखी हैं जो होती थी मामूलिया में, जो जिस तरह की चीज़ें निकाली जाती थी, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हैं। तो जो आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है बेहतर बनाने का, लेकिन आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि अगर मान लो आपने इंटरनेट को सोचा कि इंटरनेट बेकार चीज़ है, उसको डेवलप नहीं उससे, तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो सही चीज़ें उसको पहुँचें। बिल्कुल। तो आपका प्रयास ये बहुत सराहनीय है। मैं तो 5वीं 8वीं क्लास की तरफ जाना चाहता हूँ। जब हम निबंध लिखते थे तो उसमें आता था कि विज्ञान के चमत्कार, उसके लाभ और हानियाँ। तो इंटरनेट के लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसकी हानियाँ हैं, मुझे लगता है कि राजीव जी का उसी पर ध्यान है कि जो हानि हो रही है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि हम लिखते थे उपसंहार में, निबंध में, कि इससे बचे कैसे। अगर एटम बम बना तो वो रक्षा करने के लिए भी, लेकिन वो हिरोशिमा नागासाकी भी बनाता है। मैं लौटूंगा आपके पास। आप चाहें तो अमिताभ जी कुछ सवाल आपके हो तो ज़रूर आप पूछें राजीव जी से, ताकि मैं इस चर्चा का क्रम राजीव जी के बाद समापन करूंगा बादल जी से। इसमें जो आपने जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें किस सेक्टर के किस तरह से आपने मतलब एक प्लान किया है कि जो विरासत की चीज़ें हैं जिस तरह से, या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, या जिस तरह से आपने जो प्लान किया है तो वो लोगों तक सही पहुँचें और प्रॉपर पहुंचना चाहिए। कल्चर, कोई भी कल्चर से जुड़ी चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो परंपराओं से जुड़ा हुआ हो, तो लोगों तक पहुंचेंगी। तो ऐसा नहीं लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों को आप देख लीजिए, आप फिल्मों में देख लीजिए कि अभी जितनी भी जो हॉलीवुड या उस तरह की पिक्चर आई हैं वो सब फ्लॉप हुई हैं। आप साउथ की फिल्में देखिए, सारा उसमें ग्रामीण परिवेश था पूरा। कोई भी आप फिल्म देख लीजिए, RRR देख लीजिए, या आप जो अभी आप बाहुबली देख लीजिए, टोटल ग्रामीण परिवेश था।
और जितनी भी जो अभी OTT पे फिल्में पॉपुलर हुई हैं वो सब ग्रामीण परिवेश की फिल्में आ रही हैं। पंचायत देख लीजिए आप, जबकि ऐसा नहीं है। स्टार्ट में जो भी प्रयास होते हैं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब पंचायत जब स्टार्ट बनाई गई थी तब इसको प्रॉब्लम थी कि ये बिकेगी या नहीं बिकेगी, लेकिन आप देखिए उसने ट्रेंड बदला। तो चीज़ें बदलते हैं, लोगों को पहुंचना चाहिए, प्रॉपर पहुंचना सबसे बड़ी चीज़ है। राजीव जी, बहुत सही आपने कहा। और मैं हमेशा मैंने यही कहा था, जो गांधी ने कहा था कि कीप योर विंडोज ओपन एंड अलाउ फ्रेश विंड टू कम बट डोंट गेट स्वेप्ट ऑफ योर फीट। इंटरनेट या जो भी प्रगति, तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, चेंज तो होगा ही। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जो मैंने शब्द मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे कल्चरल कोड्स हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ योर इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म कर देता है। और किसी भी सिविलाइजेशन का जो इम्यून सिस्टम है वो उसका कल्चरल कोड है। और जब कल्चरल कोड डाइल्यूट होने लगते हैं, तो मैं एक्चुअली अम्बर्टो एको का ये टर्म है, क्योंकि मैं बराबर यूज़ करता हूँ। तो जो कल्चरल कोड आपका है वो उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, बताएं कि क्या चीज़ है जिसने हमको 5000 साल तक हमको भारतीय बना करके रखा है, कि जो हम हैं वो हम रहे हैं। किसी ने सही कहा था कि एक्चुअल गुलामी जो हमारी हुई है वो 1947 के बाद हमारी शुरू हुई है, जब हम वी स्टार्टेड एपिंग, वी स्टार्टेड पूइंग आवर ओन कल्चर, वी स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन आवर ओन ट्रेडिशंस। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो शुद्धतम चीज़ें हैं हमने विरासत में पहाड़ से ऐसे लोगों को लाए जिन्होंने ज़िंदगी में रेल नहीं देखी थी, उनको ला, और या ऐसे कलाकार जो कि एक घराने के साथ ट्रेंड होकर के हजारों साल की परंपरा को इसका निर्वाह कर रहे हैं, उनको मैंने लोगों को कहा। और मैंने ये नहीं कहा कि ये मत देखो जी, इसको भी देखो, आप ये तुम्हारी चीज़ें हैं, इसको भी देखो। और सब लोगों ने अपनाया। लाखों की जो भीड़ होती है 15 दिनों में, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता हूँ कि वही मैं दिखलाता हूँ जो लोग देखना चाहते हैं। जब मैंने वो दिखलाया जो मुझको दिखलाना था और अच्छी चीज़ें दिखलाई, और सब लोगों ने आगे आकर, लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने हर प्रोग्राम में वो देखते हैं, तो बिल्कुल पसंद करते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। तो सर मैं बादल जी से पूछूंगा कि बादल जी, ये जो अभियान देहरादून से शुरू हुआ है वो देश भर में फैलेगा, क्योंकि सात्विक है, अच्छा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मैंने कहा कि इसके नफ़े नुकसान बहुत सारे हैं। जिस वजह से हमने तरक्की भी की सूचना के मामले में, लेकिन उसी वजह से उसी तकनीक ने हमारे पूरे संस्कार पर एक तरह से, उस पर मैं नहीं कहूँ काला टीका तो अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन पूरे संस्कार को एक तरह से कलुषित कर दिया। आप किस ढंग से देखते हैं सारी तकनीक के जिसके नफ़े नुकसान में है? नफ़े की बात तो अच्छी है, लेकिन नुकसान को कैसे रोका जाए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 25 वर्ष पहले कोई एक आक्रमण हुआ जी, और उस आक्रमण को रोकने का ख्याल राजीव सिंह के मन में आया। जब वो ख्याल मन में आया तो वो एक देखते ही देखते हमने देखा कि वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान बन गया, और जिसमें अब कई प्रदेश अपनी आहुति दे रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अभी जैसे अमिताभ ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस नाते हमने संचार क्रांति के जो जितने सारे नए आधुनिकतम अवतार हैं उनको हमने अपनाया तो सही, उनके हमने अच्छाइयाँ भी अपनाई, और हमने उनके कारण जो नुकसान हो रहा है वो भी हमने देखा। लेकिन हुआ क्या कि एक जो हमारी एक परंपरा थी, हमारे जो मूल्य थे, धीरे धीरे वो हाशिए पर चले गए। नुकसान तो वो होता गया, लेकिन नुकसान ने क्या चीज़ों को वंचित, हमसे किस चीज़ों को वंचित किया? हमें याद है बचपन तो हम लोग बहुत ही देहाती और गाँव के परिवेश में पले बढ़े हैं। अब रामलीला होती थी, ठीक है, तब इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या रामचरितमानस के जो नैतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो पारिवारिक मूल्य हैं, क्या वो उन रोज की जो प्रस्तुतियां होती थी, क्या उसके जरिए नए बच्चों में नहीं पहुंचती थी, नई पीढ़ी में नहीं पहुंचती थी? ये अब क्या हुआ है कि वो अभी भी होते हैं कुछ, लेकिन अब उस तरह से जो वो है उसमें कहीं रोक लगी है। गीता है,
महाभारत है, महाभारत का सबसे अच्छी देन है गीता, जो कर्म के लिए हमारे को प्रेरित करती है। तो हमने देखा कि ये जो नुकसान ये हुआ है कि अब उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहले हम चले जाते थे शाम को, लेकिन अब हम घरों में रिमोट खोल के, टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजीव जी का प्रयास लोगों को शाम के वक्त या दिन के वक्त एक बार अपने पुरानी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है, तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। तीसरी चीज, अंतिम बात मैं ये बोलूंगा कि देखिए, एक पत्थर तो तबीयत से उछला, अब इसका परिणाम क्या होगा, यह अनुष्ठान देखते ही देखते देश भर में फैल जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वो भारत तैयार करें जो हम करना चाहते हैं। अपने सपनों का भारत तैयार करना चाहते हैं, मूल्यों का भारत तैयार करना चाहते हैं, अपने सांस्कृतिक परिवेश का जो भारत देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान जैसे कि जो देहरादून से शुरू हुआ है, राजीव जी ने किया है, ऐसे हर प्रदेश में हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। मैं एक आध बार मुझे उस विरासत में शामिल होने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि घंटों तक हजारों लोग प्रतिदिन उसका लाभ उठाते हैं। और लाभ उठाते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि वो बच्चों को लेके आते हैं, किशोरों को लेके आते हैं, नौजवानों को लेके आते हैं, और उनमें बदलाव हम उनके चेहरों पर पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं इसमें, चूंकि समय कम है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा राजीव जी आपसे भी, और आपसे समर्थन चाहूँगा अमिताभ जी, कि इस पूरे अभियान को जो देव स्थान है, जो धार्मिक स्थल है, उनसे भी अगर जुड़ा जाए, क्योंकि वो इसके प्रचार के और सुधार के बड़े माध्यम हो सकते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास स्थान की कमी नहीं है, और उनके पास सुधरने और बिगड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ पहुँचती, चाहे वो प्रवचन करता हो, चाहे वो बड़े बड़े धार्मिक स्थान की बात हो। जरूर मेरा एक सुझाव है कि आप अपने अभियान को इस तरफ भी अगर मोड़ कर देखेंगे तो नतीजे बहुत ही अच्छे आने की संभावना मुझे लगती है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। बहुत अच्छी बात है, और आप बिल्कुल सही कहा है, ऐसा हो। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन कि अगर ऐसा हो तो क्योंकि पहले के ज़माने में तो धार्मिक स्थल जो थे वो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, और सारे जो मंदिर थे वो हमारे कल्चर के रिपोजिटरीज थे। जी जी बिल्कुल। और आपने, अगर ऐसा हो तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। जितने की धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर वो सब इन्वायरमेंट की के प्रोटेक्शन की बात अगर करें, हजारों लाखों जिनके शिष्य लोग हैं, तो देश का कहाँ से कहाँ हो सकता है। जी बहुत सही आपने कहा। लेकिन जो चीज़ें आपने सही कहा, जैसे मंदिर है जो बुंदेलखंड में, आपने देखा वो बड़ी बड़ी दालानें रहती थी, है ना, अभी भी हैं वहाँ। जैसे दत्तखाना, राधाष्टमी पे दत्तखाना एक प्रोग्राम होता है जहाँ से लुटाते हैं चीज़ें, जो ट्रेडिशन है वो। दूसरा, होली आप वहीं मनाई जाती थी। तो अगर इस तरह के लोगों को अगर सही अप्रोच की जाए तो ये जो अपने एरिया के आसपास के जो विरासत हैं वो इसको डेवलप अच्छी तरह से बचा सकते हैं। जी राजीव जी। देखिए, मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है जी, यहाँ पे कोई कल्चर के नाम पे जी मदद बहुत मुश्किल से मिलती है जी, तभी ये 25 साल तक चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन बहुत मुश्किल, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल। बादल जी, क्या, जैसे मैंने ये बहुत माफ़ी के साथ ये बहुत हिम्मत करके मैंने इसको जोड़ा था कि क्या धार्मिक संस्थानों को जोड़ दें, क्योंकि उनके पास धन और भीड़ किसी की कमी नहीं है। अगर ये जुड़ जाए तो पुरानी जो संस्कृति की रक्षा की आप बात करें वो भी हो सकती है। आपकी बहुत अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। आपने ठीक कहा, हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं और आध्यात्मिक संस्थान भारत में हमेशा ही आदर और भावना के कारण प्रतिष्ठा का केंद्र बने रहे हैं हमारे समाज में। दुर्भाग्य से हमारे इन आध्यात्मिक प्रतीकों, धार्मिक प्रतीकों के साथ अब सियासत जुड़ गई है, क्योंकि उनके साथ ही राजनीति होने लगी है। बिल्कुल, इसको बचाया जाए। ये बड़ा खतरा, समय कम है, बात बहुत महत्वपूर्ण है और सदियों तक चलने वाली बात है। सदियों की संस्कृति की रक्षा की बात है। हमें लगता है कि ये अभियान भले ही देहरादून से शुरू हुआ, लेकिन ये देश और दुनिया में छा जाए, ऐसी हम इसमें कल्पना करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। राजीव जी को इसके लिए शुभकामनाएं, और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो आज हमारे चैनल पर आए और इस बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा की। अमिताभ जी, आपका भी बहुत साधुवाद, और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार राजेश बादल जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। हमारा एक नया एक तरह से प्रयास है कि हर शुक्रवार कुछ ना कुछ ऐसा नया करें जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, सियासत से थोड़ा अलग हो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। फिर कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।